तो आज का टॉपिक है इंटरफेरेंस थ्रू दी थिन फिल्म। तो थिन फिल्म क्या होती है? एक ऑप्टिकल मीडियम थिन फिल्म कहलाता है अगर उसकी थिकनेस 0.5 माइक्रोमीटर से लेकर 10 माइक्रोमीटर के बीच की होती है। ठीक है, उसकी थिकनेस बहुत कम होती है। जैसे सोप बबल, हमने एक ग्लास का बिल्कुल थिन फिल्म ली, थिन शीट ली ग्लास की, सोप बबल है। दो ट्रांसपेरेंट मीडियम के बीच में बनने वाली एयर फिल्म, ये सारी चीजें थिन फिल्म के अंदर आती हैं। तो देखिए, सोप बबल जब हम देखते हैं और उस पर सनलाइट गिरती है तो सनलाइट से हमें वो अलग अलग रंगीन दिखती है, कलर्ड दिखती है। वो सोप बबल हमें क्या दिखता है? कलर्ड। वो क्यों दिखता है? क्योंकि उसमें से क्या होता है, जब भी उस पर सन रे गिरती है तो कुछ पार्ट उसका रिफ्लेक्ट होता है और कुछ पार्ट उसका ट्रांसमिट होता है। जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो आपस में सुपर इम्पोज होकर फ्रिंजेस बनाती हैं, क्योंकि जो सनलाइट होती है वो क्या होती है? पोलोक्रोमेटिक होती है। तो इस कारण जो फ्रिंजेस बनती हैं वो कलर्ड बनती हैं। तो इंटरफेरेंस पैटर्न बनता कैसे है? जैसे ये सोप बबल है, ये सनलाइट इस पे गिरी तो यहाँ से जो रिफ्लेक्टेड रेज आई वो आपस में सुपर इम्पोज हुई और हम यहाँ पर हमारे जो रेटिना होता है उस पर इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है। तो रेटिना पर जो फ्रिंजेस बनती हैं वो कलर्ड बनती हैं, इसलिए हमें वो कलर्ड दिखाई देता है। तो आपको समझ में आया कैसे कलर दिखाई देता है? अब आगे देखो, तो ये एक थिन फिल्म है, ये इस पर एक इंसिडेंट रे, यहाँ पर इस सरफेस पर एक इंसिडेंट रे इंसिडेंट होती है। तो कुछ पार्ट, बहुत थोड़ा सा पार्ट, जैसे 4% पार्ट इसका रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है, ये देखिए, और 90% पार्ट इसका रिफ्रैक्ट होता है। ये देखिए, ये पार्ट इसका हुआ रिफ्रैक्ट, ये पार्ट यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अप्रोक्सीमेटली 4% पार्ट क्या होता है? रिफ्लेक्ट, और 92% पार्ट लगभग क्या होता है? रिफ्लेक्ट होता है। उसके बाद इस सरफेस से, जो नीचे वाली सरफेस है, बॉटम सरफेस, इससे कुछ पार्ट वापस जो लाइट होती है ये जो टकराती है, तो कुछ पार्ट फिर से क्या होता है? रिफ्लेक्ट, और कुछ पार्ट हो जाता है ट्रांसमिट, ये बाहर निकल गया। अब ये जो लाइट रे यहाँ इंसिडेंट होती है, इसका फिर से कुछ पार्ट क्या होता है? यहाँ से रिफ्लेक्ट, और कुछ पार्ट क्या होता है? ट्रांसमिट। ये जो ट्रांसमिट होता है ये भी बहुत कम होता है। ठीक है, फिर से ये लाइट रे इस सरफेस पर इंसिडेंट होती है और कुछ पार्ट इसका फिर से रिफ्लेक्ट होता है और कुछ पार्ट इसका ट्रांसमिट होता है। फिर से कुछ पार्ट ट्रांसमिट, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट। ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है। ठीक है, अब देखिए, 2 या 3 रिफ्लेक्शन के बाद जो ट्रांसमिटेड रेज होती हैं उनकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा कम होती है और उनको आगे नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 2 या 3 हैं उन्हीं की इंटेंसिटी इतनी है कि उन्हें हम कंसीडर करते हैं इंटरफेरेंस के लिए। इसके आगे बनने वाली जो ट्रांसमिटेड रे हैं उनकी इंटेंसिटी बहुत स्मॉल होती है और उनको हम नेग्लिजिबल इफेक्ट, उनका इफेक्ट हम नेग्लिजिबल मानते हैं। तो ये बात आपको समझ में आई। अब ये जो रेज हुई ये कौन सी हुई? रिफ्लेक्टेड। तो रिफ्लेक्टेड ये वेव्स हैं, ठीक है, रेज वेव्स। ये ट्रांसमिटेड वेव्स जो इसके बाहर निकल गई है, ये आपस में सुपर इम्पोज होंगी और इंटरफेरेंस पैटर्न बनाएंगी। ये आपस में सुपर इम्पोज होंगी और इंटरफेरेंस पैटर्न बनाएंगी। तो ये थिन फिल्म का इंटरफेरेंस का तरीका है। देखिए, व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए फिल्म, a small part of it gets reflected from the top surface and a major part is transmitted into the film. Again, a small part is reflected back into the film. Okay? And bottom surface and rest of it emerges. फिर से क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा और बाकी बाहर निकल जाएगा। यही प्रोसेस बार बार चलता रहता है। तो ये बात आपको समझ में आई? ठीक है, तो अभी तक हमें पता लग गया था कि थिन फिल्म से एक पार्ट जो होता है वो रिफ्लेक्ट होता है और कुछ कंपोनेंट जो लाइट के होते हैं वो ट्रांसमिट होते हैं। तो अभी हम सबसे पहली कंडीशन है, हम रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट के लिए इंटरफेरेंस को पढ़ेंगे।
या मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ इंटरफेरेंस ड्यू टू द रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट ऑफ थिन फिल्म। तो आपको पता है कि थिन फिल्म है, ये इसके रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट है, ये भी आगे इंटरफेरेंस करेंगे, इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा। और इंटरफेरेंस की कंडीशन को मैथमेटिकली कब पढ़ते हैं, तो इंटरफेरेंस की कंडीशन को मैथमेटिकली ऐसे पढ़ सकते हैं कि इसका पाथ डिफरेंस निकालेंगे। वो पाथ डिफरेंस अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन को सेटिस्फाई होगा करेगा तो ब्राइट फ्रिंज बनेगी, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो डार्क फ्रिंज बनेगी। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले एक ये इंसिडेंट रे है जो इस थिन फिल्म पर इंसिडेंट होती है, नॉर्मल से कितना एंगल बनाते हुए आई, और ये रिफ्लेक्टेड वेव है। इसका एक पार्ट तो रिफ्लेक्ट होता है वेव का और एक पार्ट रिफ्रैक्ट होता है। ये देखिए, इस रिफ्लेक्टेड रे का एक पार्ट फिर रिफ्लेक्ट होता है, एक पार्ट फिर रिफ्रैक्ट होता है। एक बात यहां पे ध्यान देने की ये है कि जब भी कोई लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की सरफेस पर टकराती है और वहां से रिफ्लेक्शन होता है, जब भी रिफ्लेक्शन किस सरफेस पे होता है, रेयर टू डेंसर, कि इसकी बाउंड्री कौन सी बाउंड्री है, कि डेंसर मीडियम की बाउंड्री है। तो डेंसर मीडियम की बाउंड्री पर जब रिफ्लेक्शन होता है तो फेज डिफरेंस पाई चेंज हो जाता है। जैसे अगर इसका फेज डिफरेंस 0 डिग्री है तो इन दोनों वेव्स में कितना फेज डिफरेंस हो जाएगा, 180 डिग्री फेज डिफरेंस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रहा है डेंसर मीडियम की बाउंड्री पर, क्योंकि रिफ्लेक्शन कहां हो रहा है, डेंसर मीडियम की बाउंड्री पर। यह बात याद रखनी है। तो सबसे पहले दोनों रिफ्लेक्टेड वेव्स के लिए पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। तो पाथ डिफरेंस के लिए क्या करते हैं, एक रे है ये वाली BC और एक रे है ये वाली, ठीक है। इसका नाम रख देते हैं G, FD और ये हो गया E, एक रे हो गई DE। पाथ डिफरेंस के लिए दोनों के बीच में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये परपेंडिकुलर। अगर यहां से देखा जाए इस पॉइंट से, तो ये वाली रे कितनी आगे चली, कितनी चली, B से F गई और F से D आगे गई। कौन सी रे, ये वाली, B से F फिर F से D फिर D से E, इसका ये पाथ था। इसका पाथ क्या था, B से C। यहां से दोनों इक्वल चले तो टोटल पाथ अगर हम निकालना चाहें तो टोटल पाथ अगर पाथ डिफरेंस होता है तो अपन यहां पर ऐसे कर सकते हैं कि पाथ डिफरेंस, वैसे तो ये आया है, अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहां से B से पाथ, टोटल पाथ कितना होगा, BF प्लस FD प्लस DE। ये किसका पाथ हुआ, इस रे रिफ्लेक्टेड रे का, सेकंड रिफ्लेक्टेड रे का। फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे का पाथ कितना हुआ, B पॉइंट से BC। अब दोनों को माइनस कर दो। अब आप देखिए DE, और यहां पे दो पार्ट में इसको डिवाइड कर देंगे, BF प्लस FD प्लस DE, और BC को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, BH प्लस BH प्लस HC। ओके, अब क्या है देखिए, DE और HC इक्वल हैं, तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा BF प्लस FD, ठीक है। कैंसिल क्या हो जाएगा, DE से HC, तो माइनस कितना आ जाएगा, BH। D से HC कैंसिल कैसे हुआ, क्योंकि DE और HC इक्वल है। तो ये बात आपको समझ में आया, पाथ डिफरेंस कैसे आया, BF प्लस FD माइनस BH। इस पाथ डिफरेंस को इस डायग्राम की ज्योमेट्री से सॉल्व करेंगे और फिर इसको इंटरफेरेंस की कंडीशन में रख देंगे। तो अब यहां पर चलते हैं, ये देखिए, ये इंसिडेंट एंगल है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में। ये रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल होगा रिफ्रैक्टेड एंगल R। ये रिफ्रैक्टेड एंगल R होगा तो ये भी R होगा, ठीक है। देखिए, जिस एंगल से कोई रे इंसिडेंट होती है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होती है। ये रिफ्लेक्टेड रे है,
तो अगर ये आर एंगल से यहाँ इंसिडेंट हो रही है तो ये एंगल भी आर होगा। ये एंगल आर कैसे होगा आपको समझ में आया भाई? इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल इक्वल होते हैं। जैसे ये आई और आई इक्वल थे वैसे ये आर और आर इक्वल होंगे। ओके, अब हमें कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट करना है बी एफ प्लस एफ डी, ये कैलकुलेट करना है। फिर हमें कैलकुलेट करना है बी एच। तो अब यहां लिखते हैं फ्रॉम ट्रायंगल बी एफ जी, फ्रॉम ट्रायंगल बी एफ जी। ओके, कॉस फॉर्मूला लगाएंगे कॉस आर। ये ट्रायंगल देखिए ध्यान से, बी एफ जी। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है? बेस है एफ जी और हाइपोटेनियस कितना है? बी एफ। ओके, तो बी एफ की वैल्यू कितनी आ गई? एफ जी, एफ से लेकर ये एफ पॉइंट है, ये जी पॉइंट है। एफ जी की वैल्यू कितनी है? थिकनेस। तो एफ जी इक्वल टू थिकनेस ऑफ थिन फिल्म। तो एफ जी की जगह हम लिख देंगे टी। ओके, ये बी एफ यहां पर रखा है, बी एफ यहां पर है तो कॉस आर यहां आ गया। तो आपको समझ में आई बी एफ की वैल्यू, एफ जी की वैल्यू टी कॉस आर अपॉन में। तो ये आ गई बी एफ की वैल्यू। ओके, अब सिमिलरली आपको पता है बी एफ इज इक्वल टू एफ डी। क्यों? ये एंगल सेम, ये एंगल सेम, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, दोनों एंगल सेम है, एक साइड कॉमन है। तो वो क्या कंडीशन हुई? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की। और जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो सारी साइड इक्वल होती है। तो बी एफ इक्वल टू एफ डी, ये बात हमें यहाँ से समझ में आई। तो बी एफ इक्वल टू एफ डी हमें करना, कैलकुलेट क्या करना है? बी एफ प्लस एफ डी हमें कैलकुलेट करना है, बी एफ प्लस एफ डी। तो बी एफ की वैल्यू कितनी है? पी बाय कॉस आर। एफ डी की वैल्यू भी कितनी होगी? पी बाय कॉस आर। तो बी एफ प्लस एफ डी हमारे पास कितना आ गया? 2t अपॉन कॉस आर। ओके, तो ये तो मेरा ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस अभी तक चल रहा है, 2t अपॉन कॉस आर। इक्वेशन नंबर 1। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम कैलकुलेट करना चाहते हैं बी एच को, ताकि बी एच की वैल्यू यहां हम पुट कर दें। बी एच के लिए देखेंगे फिर से फ्रॉम ट्राइंगल बी एफ जी, सेम फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल बी एफ जी। इस बार देखिए हमारी पूरा प्रोसेस क्या रहेगा? पहले हम बी जी को कैलकुलेट करेंगे। बी जी और जी डी इक्वल है, यहां से हमारे पास बी डी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब आप देखिए कि ये पूरा एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, तो 90 में से आई माइनस हुआ तो यहां कितना बचा? 90 माइनस आई। और ये एंगल है 90 डिग्री। तो एक एंगल है 90 डिग्री, एक एंगल है 90 माइनस आई। तो जो रिमेनिंग एंगल है ये वाला, ये कितना बचा? आई। तो ये एंगल है हमारे पास आई। ये बात आपको समझ में आ गई है? ठीक, तो अब वापस से ट्राइंगल कौन सा लिया हमने? बी एफ जी, बी एफ जी। यहां पर हम लगाएंगे tan थीटा का फॉर्मूला। तो tan r इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर, थीटा के सामने परपेंडिकुलर कितना होगा? bg अपॉन बेस कितना? fg। तो bg की वैल्यू कितनी आ गई? fg मल्टीप्लाई tan r। इसके बाद यहां लिखेंगे bg की वैल्यू आई है fg की वैल्यू कितनी है? थिकनेस है fg t, और आगे कितना आ गया? tan r। तो आप डायग्राम से देखिए यहाँ पे बी डी इक्वल टू कितना है? दिस इज इक्वेशन नंबर 2। बी डी इक्वल टू कितना है? बी जी प्लस जी डी। और आप फिर से दोनों ट्राइंगल देखिए, ये बी जी इक्वल है जी डी के, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बी जी, और जी डी के इक्वल भी क्या लिख सकता हूँ? बी जी। तो
BD इक्वल क्या आ गया है 2BG, BD इक्वल टू 2BG, वैल्यू पुट कर लो। BD की वैल्यू आ गई है हमारे पास 2 और BG की वैल्यू कितनी आ गई है T 10R। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। BD हमने कैलकुलेट कर लिया। अब ट्राइंगल में देखो BHD, ये ट्राइंगल दिख रहा है BHD, इसमें ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, या हाइपोटेनियस है, ठीक है। फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल BHD, राइट एंगल ट्राइंगल BHD, ये एंगल दिख रहा है आपको साइन आई के सामने वाला परपेंडिकुलर, साइन आई इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो साइन आई की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर इज BH एंड हाइपोटेनियस इज BD। तो परपेंडिकुलर से 90 डिग्री बनाने वाला होता है बेस और ये होगा हाइपोटेनियस BD। तो यहां पे हमारे पास BH की वैल्यू आ जाएगी, BH आ जाएगा BD साइन आई, ओके। BD की वैल्यू कितनी है 2T 10R साइन आई, BD की वैल्यू कितनी, ऐसे देखो 2T 10R साइन आई। अब आगे देखिए, अब यहां पर हम लिख सकते हैं फ्रॉम स्नेल्स लॉ। देखिए स्नेल लॉ क्या होता है, लाइट रिफ्रैक्ट कहां से कहां हो रही है 1 से 2, तो यहां लिखेंगे हम साइन आई अपॉन साइन आर फ्रॉम 1 to 2, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। तो साइन आई की जगह हम पुट कर सकते हैं म्यू साइन आर। तो अभी तक हमने क्या किया, हमने अभी तक ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस BF प्लस FD माइनस BH कैलकुलेट किया। उसके अंदर हमने BF प्लस FD की वैल्यू भी यहां से ट्राइंगल से निकाल ली, क्या थी 2T अपॉन में cos r, और उसमें हमने BH की जो वैल्यू थी वो भी हमने कैलकुलेट कर ली 2T tan r म्यू sin r, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब ये ज्योमेट्रिकल पार्ट था, लेकिन यहां पर देखिए लाइट के रिफ्रैक्शन के अंदर दो मीडियम इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो ये रेयर मीडियम में भी कुछ ट्रेवल कर रही है लाइट, और इस न्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम में भी ट्रेवल कर रही है। तो यहां पर हमें ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस की जगह कैलकुलेट करना है ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। तो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस क्या होता है, BF प्लस FD, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू ज्योमेट्रिकल पाथ। तो BF प्लस FD ने ट्रेवल कहां किया, इस न्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम में। तो यहां पर इनकी ये ज्योमेट्रिकल पाथ था, ऑप्टिकल पाथ कन्वर्ट करने के लिए किसकी मल्टीप्लाई करूंगा, म्यू की माइनस, ये कितना है BH। BH ये B से लेकर H जो ट्रेवलिंग हुई वो कहां हुई, रेयर मीडियम में। तो रेयर मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1, तो इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा 1 और ये हो जाएगा BH। तो ये बात आपको समझ में आई, ओके। अब यहां पर ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस BF प्लस FD की वैल्यू हमें पता है 2T अपॉन cos r, और म्यू की मल्टीप्लाई हो गई तो 2 म्यू T बाय cos r, ओके। यहां माइनस करेंगे और यहां लिखेंगे 2 म्यू T, 2 म्यू ये आगे पड़ा है, और tan r को लिख सकते हैं हम sin r अपॉन cos r, tan r को लिख दिया, आगे क्या पड़ा है sin r। ये बात आपको समझ में आई। अब देखिए इन दोनों जो टर्म है उनमें से क्या कॉमन आ जाएगा, 2 म्यू T बाय cos r, अंदर कितना बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर r, और हमें पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर r क्या होता है cos स्क्वायर r, cos r से cos स्क्वायर r कैंसिल हो गया है और हमारे पास बचा cos r। तो हमारे पास ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस आया है 2 म्यू T
cos r। ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस इसलिए लेना होगा क्योंकि दो मीडियम इन्वॉल्व है। अगर एक ही मीडियम इन्वॉल्व होता तो हम ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस को ही ले लेते, ठीक है। लेकिन अभी हमारी एक बात और बाकी है जो स्टार्टिंग में हमने पढ़ी थी कि वेव जब भी डेंसर मीडियम की इंटरफेरेंस या जो डेंसर मीडियम से टकराती है तो उसका फेज डिफरेंस 180 डिग्री शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। जब रिफ्लेक्शन होता है डेंसर मीडियम के सरफेस से, ये डेंस इसके नीचे डेंसर मीडियम, तो यहां बोल सकते हैं डेंसर इंटरफेस पर जब रिफ्लेक्शन होता है तो रिफ्लेक्टेड रे 180 डिग्री फेज शिफ्ट हो जाती है। देखिए अगर रिफ्लेक्शन होगा रेयर मीडियम के इंटरफेस पे, देखिए ये कौन सा मीडियम, डेंसर मीडियम, ये कौन सा मीडियम, रेयर मीडियम। यहां पर अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये देखिए रिफ्लेक्शन हो रहा है यहां पे भी, यहां पे फेज डिफरेंस कितना चेंज हो रहा है, 0। क्यों नहीं हो रहा है फेज डिफरेंस चेंज? क्योंकि ये जो इंटरफेस है ये रेयर मीडियम की इंटरफेस है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये वेव का कॉन्सेप्ट है। जब भी कोई वेव डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होती है, रिजिड सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है तो फेज शिफ्ट होता है 180 डिग्री, और जब वो किसी नॉन रिजिड सरफेस या रेयर सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है तो फेज डिफरेंस चेंज होता है 0 डिग्री। ये बात आपको समझ में आई? ओके, तो ये इसका फेज डिफरेंस कितना हुआ, ये एक रे आई 180 डिग्री, और जो ये यहां से टकराकर जो ऊपर आई उसका फेज डिफरेंस शिफ्ट नहीं हुआ क्योंकि उसका जो यहां से जो रिफ्लेक्शन तो एक ही बार हो रहा है ना। ये देखिए ट्रांसमिटेड, और एक बार यहां से रिफ्लेक्शन हुआ उसके बाद वापस ट्रांसमिट हुई, तो रिफ्लेक्शन एक बार हो रहा है और वो भी कहां से हो रहा है, रेयर मीडियम के इंटरफेस से। तो इस केस में 180 डिग्री फेज शिफ्ट नहीं आएगा और इस केस में आएगा। तो इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस हुआ वो कितना हुआ, 180 डिग्री। तो यहां पे लिखेंगे फेज शिफ्ट बिटवीन बोथ रिफ्लेक्टेड वेव्स इज 180 डिग्री या पाई, क्योंकि इसमें 180 डिग्री है इसमें 0 है, तो फेज डिफरेंस कितना हो गया, 180 डिग्री माइनस 0 इक्वल टू 180 डिग्री। अब आगे देखिए, हमें एक बात पता है कि फेज डिफरेंस इक्वल टू होता है 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। ये बात हमने पहले पढ़ी हुई है। तो फेज डिफरेंस कितना है, पाई, 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। पाई से पाई कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, लैम्डा बाय 2। इसका मतलब इसमें एक एडिशनल पाथ डिफरेंस ड्यू टू द फेज डिफरेंस और ऐड करना पड़ेगा। तो वो एडिशनल पाथ डिफरेंस कितना होगा, 2 म्यू टी कॉस आर तो है ही, ठीक है, ये तो ज्योमेट्री से आया, और ये फेज डिफरेंस के कारण ये एडिशनल पाथ डिफरेंस और ऐड हो गया लैम्डा बाय 2। सो दिस इज द पाथ डिफरेंस। तो एक बार यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो पाथ डिफरेंस था उसे हमें करना पड़ेगा माइनस लैम्डा बाय 2। क्यों करना पड़ेगा ये बात देखिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक रिफ्लेक्टेड रे हम यहाँ से B से ओरिजिनेट करके ले गए थे C पर, और एक जो दूसरी वेव थी वो हम यहाँ से डेंसर मीडियम से ले गए थे E पर। तो इसमें ट्रेवल किया था BF प्लस FD प्लस DE इंटू म्यू, इसलिए करेंगे क्योंकि ये कौन सा मीडियम था, ये था डेंसर मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था म्यू, हमने इसे मल्टीप्लाई कर दी। ये म्यू में इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन चलो यहां हम म्यू लगाते हैं, प्लस म्यू मल्टीप्लाई म्यू प्लस डी, क्योंकि देखिए बी एफ प्लस एफ डी ये ही पार्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू यहीं पे के लिए मल्टीप्लाई हम करेंगे। माइनस क्या कर देंगे, प्लस क्या कर देंगे डी, इसके लिए म्यू कितना है 1, माइनस जो दूसरी रे है वो यहां से यहां जाती है बी से सी, तो इसे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे BH प्लस HC। ये देखिए इसे लिखेंगे BH प्लस HC, एक मिनट,
BH प्लस एच, ये माइनस कर देंगे। उसके बाद क्या होता है, हमने पूरा सॉल्व किया। यहां पर लैम्डा बाय 2 क्यों ऐड होगा, सुनिए। यहां पर लैम्डा बाय 2 इसलिए ऐड होगा इस वाली में, क्योंकि ये वाली 180 डिग्री फेज डिफरेंस पर है, और जो 180 डिग्री फेज डिफरेंस पर होती है उसके लिए पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 होता है। तो हमें इसमें लैम्डा बाय 2 ऐड करना होगा, और इसके आगे क्या माइनस। तो पूरा हमने ज्योमेट्रिकली प्रूव सॉल्व किया ही है। तो 2 म्यू टी कॉस आर आया है, यहाँ माइनस है तो ये माइनस लैम्डा बाय 2 होगा। तो माइनस लैम्डा बाय 2 क्यों आया, ये हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अब कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा का मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए या मैक्सिमम ब्राइटनेस के लिए, मिनिमा का मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए या मिनिमम ब्राइटनेस के लिए या डार्कनेस के लिए। तो हमें पता है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस किसके इक्वल होता है, एन लैम्डा के। तो पाथ डिफरेंस हमारा है 2 म्यू टी कॉस आर माइनस लैम्डा बाय 2 इज इक्वल टू एन लैम्डा। तो माइनस लैम्डा बाय 2 इधर जाता है तो प्लस लैम्डा बाय 2, यहां से हम लैम्डा कॉमन लेंगे तो n प्लस हाफ। दिस इज द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस किसके इक्वल होता है, n प्लस हाफ लैम्डा के इक्वल होता है। तो पाथ डिफरेंस हमारा है 2 म्यू टी कॉस आर माइनस लैम्डा बाय 2, और माइनस लैम्डा बाय 2 को हम इक्वल के इधर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस लैम्डा बाय 2। अब यहाँ पे देखिए लैम्डा बाय 2, ये भी लैम्डा बाय 2 प्लस एन लैम्डा, लैम्डा कॉमन लिया, वह हाफ प्लस हाफ 1 प्लस एन, एन प्लस 1 को हम एम कंसीडर करते हैं और यहाँ आंसर आ जाएगा एम लैम्डा। तो सो दिस इज द कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।